जय हिंद। इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में हम बात कर रहे थे। इंटरनेशनल कन्वेंशंस का आज हमारा आखिरी सेशन है। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसल कन्वेंशन के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे मिनामाता कन्वेंशन के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे साइट्स के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसल कन्वेंशन के बारे में। ये जो बेसल कन्वेंशन है, it is about control of transboundary movements of hazardous waste and their disposal। ध्यान देना, इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में, और ये जो रॉटरडैम कन्वेंशन है ये बात करता है अबाउट हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये जो बेसल कन्वेंशन है ये भी कुछ रॉटरडैम कन्वेंशन के जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि रॉटरडैम कन्वेंशन में बात की जाती है हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स के बारे में, और ये जो बेसल कन्वेंशन है इसमें बात की जाती है अबाउट हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल के बारे में। ये जो बेसल कन्वेंशन है इसको अडॉप्ट कब किया गया? इसको अडॉप्ट किया गया 22 मार्च 1989 को स्विट्जरलैंड के बेसल के अंदर। 22 मार्च 1989 को अडॉप्ट किया गया बेसल कन्वेंशन को। ये जो बेसल कन्वेंशन है ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया 5 मई 1992 को। 5 मई 1992 को फोर्स में आया बेसल कन्वेंशन। ये जो बेसल कन्वेंशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, टू रिड्यूस मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट बिटवीन कंट्रीज, स्पेशली फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग नेशंस। डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशंस की तरफ जो भी हजार्डस वेस्ट का मूवमेंट देखने मिलता है उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना ऑब्जेक्टिव है बेसल कन्वेंशन का। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो बेसल कन्वेंशन है ये बात करता है कि ये जो हजार्डस वेस्ट है इसको एनवायरमेंटली साउंड तरीके से किस तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है उसको भी एंश्योर करना काम है बेसल कन्वेंशन का। मोटा मोटा अगर बोलें तो ये जो बेसल कन्वेंशन है इसके 3 की फीचर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 की फीचर्स देखने को मिलते हैं? एक तो जो सबसे प्राइमरी काम है वो क्या है कि ये जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट देखने को मिलता है अक्रॉस नेशंस, इसको रेगुलेट करना। दूसरा, ये जो हजार्डस वेस्ट है इसको एनवायरमेंटली साउंड तरीके से डिस्पोज करना। और तीसरा, वेस्ट मिनिमाइजेशन के ऊपर फोकस करना, वेस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस करना, और जो हजार्डस केमिकल्स हैं उनकी जगह पे ऑल्टरनेटिव्स को यूज करना। ये 3 की फीचर्स देखने को मिलते हैं इस बेसल कन्वेंशन के अंडर। इजी और सिंपल सी 2-3 चीजें हैं। एक तो ये जो बेसल कन्वेंशन है इसको अडॉप्ट कब किया गया? इसको अडॉप्ट किया गया 22 मार्च 1989 को। ये जो बेसल कन्वेंशन है ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया 5 मई 1992 को। ये जो बेसल कन्वेंशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट बिटवीन कंट्रीज, स्पेशली फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस टू डेवलपिंग नेशंस। और फिर ये जो हजार्डस वेस्ट है इसको एनवायरमेंटली साउंड तरीके से किस तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है उसको भी इंश्योर करने का काम किसका है? बेसल कन्वेंशन का है। ये जो बेसल कन्वेंशन है इसमें कई सारे कोर प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन एंड कंसेंट। बड़ा सिंपल है, जो भी कंट्रीज किसी दूसरे कंट्री को हजार्डस वेस्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं उन कंट्रीज को पहले नोटिफाई करना पड़ेगा, पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी, पहले जानकारी देनी पड़ेगी उस हजार्डस वेस्ट के बारे में। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में। वही प्रिंसिपल यहां पे लागू हो रहा है, that the countries must give informed consent before exporting hazardous waste। दूसरा, वेस्ट ट्रैकिंग। ये जो हजार्डस वेस्ट का मूवमेंट देखने को मिलता है ये कहां पे ओरिजिनेट हुआ और कहां पे अल्टीमेटली इसको डिस्पोज किया गया उसको ट्रैक किया जाता है इस बेसल कन्वेंशन के अंडर। ये जो बेसल कन्वेंशन है ये इलीगल ट्रैफिक ऑफ हजार्डस वेस्ट को प्रोहिबिट करता है, उसको भी रोकता है, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। ये जो बेसल कन्वेंशन है इसमें 187 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन जो है वो पार्टी है। इंडिया
इज ऑल्सो अ पार्टी टू द कन्वेंशन। तो ध्यान देना कि ये जो बेसल कन्वेंशन है, इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू इट। और ये जो बेसल कन्वेंशन है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ में अलाइन करता है, स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 जो कि बात करता है अबाउट रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो, मोटे मोटे तौर पे बेसल कन्वेंशन की कहानी क्या है ये आपको याद रहनी चाहिए। होपफुली छोटा सा टॉपिक है, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर सेट भी होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, बेसल कन्वेंशन की कहानी क्या है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात आती है मिनामाता कन्वेंशन के बारे में। ये जो मिनामाता कन्वेंशन है, इट इज ऑन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बारे में बात करता है मिनामाता कन्वेंशन। ये जो मिनामाता कन्वेंशन है, इसको कब अडॉप्ट किया गया? इसको अडॉप्ट किया गया 10 अक्टूबर 2013 को जापान के मिनामाता में। 10 अक्टूबर 2013 को अडॉप्ट किया गया मिनामाता कन्वेंशन को। ये जो मिनामाता कन्वेंशन है, ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया 16 अगस्त 2017 को। 16 अगस्त 2017 को ये जो मिनामाता कन्वेंशन है ये फोर्स में आया। मिनामाता कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उनसे ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है मिनामाता कन्वेंशन का। अच्छा, ये जो मर्क्यूरी है ये अपने आप में टॉक्सिक हैवी मेटल होता है, जिसकी वजह से बड़ा ही सीवियर न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डैमेज देखने को मिलता है। तो जहां पे पॉसिबल हो पाए वहां पे मर्क्यूरी के यूज को रिड्यूस करना है, और जहां पे पॉसिबल हो पाए वहां पे मर्क्यूरी के यूज को पूरे तरीके से एलिमिनेट करना है। सवाल ये भी है कि ये जो नाम है मिनामाता, ये नाम कैसे आया? एक डिसीज होती है मिनामाता डिसीज, जो कि जापान में देखने को मिली 1950s 1960s में। बेसिकली हुआ क्या था कि जो वेस्ट वाटर था वो मर्क्यूरी से कंटेमिनेट हो गया था। किसी केमिकल फैक्ट्री से खूब सारा मर्क्यूरी जो है वो रिलीज हो रहा था, खूब सारा वेस्ट वाटर जिसमें मर्क्यूरी था वो रिलीज हो रहा था, और इसकी वजह से बहुत सारा न्यूरोलॉजिकल डैमेज देखने को मिला टू द लोकल कम्युनिटीज। और यहां से फिर अल्टीमेटली ये कन्वेंशन आया, नाम पड़ा मिनामाता कन्वेंशन। ये जो मिनामाता कन्वेंशन है इसके अंदर भी कुछ कोर प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। एक तो बड़ा सिंपल सा कोर प्रोविजन है, वो क्या है कि जितने भी मर्क्यूरी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे थर्मोमीटर्स हैं, जैसे बैटरीज हैं, उनको अल्टीमेटली हमें फेज आउट करना है। धीरे धीरे उनका जो यूज है उसको रिड्यूस करना है, और अल्टीमेटली जहां पे पॉसिबल है वहां पे पूरे तरीके से एलिमिनेट करना है। दूसरा, ये जो मिनामाता कन्वेंशन है ये मर्क्यूरी यूज्ड इन गोल्ड माइनिंग, जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट सोर्स होता है मर्क्यूरी पॉल्यूशन का, उसको भी एड्रेस करता है। उसके रिगार्डिंग भी ये जो मिनामाता कन्वेंशन है इसमें प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ये जो मिनामाता कन्वेंशन है, इट मैंडेट्स दैट द मर्क्यूरी कंटेनिंग वेस्ट बी हैंडल्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन अ एनवायरमेंटली साउंड मैनर, कि ये जितना भी मर्क्यूरी कंटेनिंग वेस्ट है इसको एनवायरमेंटली साउंड तरीके से डिस्पोज किया जाना चाहिए। जो भी मिनामाता कन्वेंशन में पार्टीज हैं, कंट्रीज हैं, पार्टीज हैं, दे मस्ट टेक मेजर्स टू रिड्यूस मर्क्यूरी एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। और फिर अल्टीमेटली ये जो मिनामाता कन्वेंशन है ये देखता है कि ये जो मर्क्यूरी एमिशंस हैं इनकी कंडीशन क्या है, इनको ट्रैक करता है, कितना रिड्यूस किया गया है, कितना प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, कितना और रिड्यूस करने की जरूरत है। तो पूरे तरीके से मॉनिटर करने का काम, रिपोर्ट करने का काम भी किसका है? मिनामाता कन्वेंशन का है। 130 कंट्रीज जो हैं वो पार्टी हैं इस कन्वेंशन का, एंड इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू द कन्वेंशन। और ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया मिनामाता कन्वेंशन के लिए पार्टी है। ये जो मिनामाता कन्वेंशन है, it is the first legally binding international treaty
एम्ड एट एड्रेसिंग ग्लोबल मर्कुरी इश्यूज। ग्लोबल मर्कुरी इश्यूज को एड्रेस करती हुई पहली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है मिनामाता कन्वेंशन। तो ये भी याद रखना कि ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। ये जो मिनामाता कन्वेंशन है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ में अलाइन करता है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है जो कि बात करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 है जो कि बात करता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के बारे में। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो ये जो मिनामाता कन्वेंशन है ये डील करता है मरकुरी से, ये आपको समझ में आ गया है। इसको कब अडॉप्ट किया गया? इसको अक्टूबर 2013 में अडॉप्ट किया गया। और ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया अगस्त 2017 को। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत। फिर इसके बाद बात की गई है साइट्स के बारे में, और साइट्स की फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। और ये तो नाम से ही क्लियर है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। और ये कैसे किया जाता है? ये किया जाता है बाय रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग ट्रेड बाय सिस्टम ऑफ परमिट्स एंड सर्टिफिकेट्स। इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है। बेसिकली जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें इंटरनेशनल ट्रेड देखने को मिलता है, इलीगल ट्रेड भी देखने को मिलता है। उस सबको रेगुलेट करने का काम किसका है? साइट्स का है। साइट्स इंश्योर करता है कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड देखने को मिल रहा है वाइल्ड एनिमल्स में और प्लांट्स में, उसकी वजह से उन एनिमल्स का, प्लांट्स का जो सर्वाइवल है वो खतरे में ना आ जाए। ये जो साइट्स है इसका हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। इसको कब अडॉप्ट किया गया? इसको 3 मार्च 1973 को अडॉप्ट किया गया। 3 मार्च 1973 को अडॉप्ट किया गया साइट्स को। और ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया 1 जुलाई 1975 को। 1 जुलाई 1975 को साइट जो है वो फोर्स में आया। ये जो साइट्स है ये कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करता है। जैसे एक साइट्स अपेंडिसेस है। ये जो साइट्स अपेंडिसेस है ये बेसिकली एक लिस्ट है स्पीशीज की, और इस लिस्ट में बताया जाता है कि किस स्पीशीज को कितना खतरा है, किस स्पीशीज को कितना डेंजर है, किस स्पीशीज को कितना नुकसान हो सकता है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। It lists species that are subjected to varying degrees of international trade restrictions। अब देखा जाता है कोई स्पीशीज ऐसी है जिसकी पॉपुलेशन खूब है, अगर इंटरनेशनल ट्रेड भी किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसकी पॉपुलेशन को, तो अलाउ कर देते हैं, थोड़ा लीनियंट रखते हैं। कोई ऐसी स्पीशीज है जिसकी पॉपुलेशन बेहद कम है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में, तो वहां पे खतरा है, तो वहां पे ज्यादा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो एक तो साइट्स अपेंडिसेस देखने को मिलता है, दूसरा नेशनल लेजिस्लेशन प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। ये जो नेशनल लेजिस्लेशन प्रोजेक्ट है इट सपोर्ट्स कंट्रीज इन अलाइनिंग नेशनल लॉज विद साइट्स रेगुलेशंस। जो साइट्स के रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग देशों में अलग अलग नेशनल लॉज बने, उसके लिए मदद कौन करता है? नेशनल लेजिस्लेशन प्रोजेक्ट करता है। फिर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो वाइल्ड लाइफ है इसको वेरियस कमर्शियल यूजेस के लिए, मेडिसिनल यूजेस के लिए इलीगली ट्रेड किया जाता है। उसको कर्व करना, उसको चेक करना, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना, इसके लिए भी काम कौन करता है? साइट्स करता है। ये जो साइट्स है इसमें इंडिया का रोल क्या है? इंडिया ने साइट्स को रेटिफाई किया 1976 में। कब रेटिफाई किया? 1976 में। और हमारे यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर देखने को मिलता है, एलिफेंट देखने को मिलता है, राइनो देखने को मिलता है। ये सब किस लिए हैं? ये इन स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए है। कानून देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जो कि बात करता है अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। हमने देखा है कि इसके शेड्यूल 1 में, इसके शेड्यूल 2 में वेरियस स्पीशीज को रखा जाता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो साइट्स भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपने इसके बारे में सुना होगा। ईजी और सिंपल सी बातचीत है। इसके साथ आज की हमारी बातचीत और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।